हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 12 पढ़ा था। 12 में हमने जो भी पॉइंट डिफेक्ट होते थे अर्थात जो भी बिंदु दोष होते थे उसके अलग अलग कैटेगरी पढ़े थे, और जिसमें हमने स्टोकियोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट पढ़ा हुआ था। स्टोकियोमेट्रिक में होता क्या था कि कैट आयन और एन आयन अर्थात धन आयन और ऋण आयन की संख्या हमेशा बराबर रहती थी। आज के हम सेशन में नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या कभी बराबर नहीं होती। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो चार्जेस होते हैं, चार्ज अर्थात आवेश, वो बराबर हो जाते हैं। हर एक केस में चार्जेस बराबर होते हैं, चाहे स्टोकियोमेट्रिक रहे कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक। इसका कारण है कि आयन तो बराबर नहीं होते नॉन स्टोकियोमेट्रिक में, क्योंकि आयन अलग चीज़ है। आयन का अर्थ होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में बढ़ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में घट रहे हैं। लेकिन चार्ज का अर्थ होता है कि कोई भी जो मैटर है या पदार्थ है वो किसी मटेरियल को कितना अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कितना रिपेल कर रहा है, अर्थात कितना आकर्षित कर रहा है, कितना प्रतिकर्षित कर रहा है, ये हमको चार्ज बताता है अर्थात आवेश बताता है। तो हम यहाँ आवेश से कोई भी जो कंपाउंड रहेगा उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानेंगे, अर्थात जो चार्ज रहेगा वो उसको काउंट करेंगे और आयन को हम अलग काउंट करेंगे। हम आयन के हिसाब से जानेंगे कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप का क्यों है। तो इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक अर्थात असमीकरणमिति दोष, अर्थात जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या कभी बराबर ना हो। कहने का अर्थ है कि कैट आयन जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एन आयन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऋण आयन को एन आयन कहा जाता है और धन आयन को कैट आयन, इनकी संख्या कभी बराबर नहीं होती। मतलब कैट आयन यदि मान लो 100 है तो एन आयन या तो 99 हो जाएगा या फिर 101 हो जाएगा, ऐसा। अर्थात ये कभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन स्टोकियोमेट्रिक टाइप के में हमेशा इक्वल रहते थे, बराबर रहते थे। अब इसी के आधार पर हम पहले पढ़ रहे हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य अर्थात मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे कि धातु नाम से पता चल रहा है, हमने छोटे कक्षाओं में ये पढ़ा है या फिर 11th में बोल सकते हैं कि धातु किसको कहते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे अर्थात इलेक्ट्रॉन छोड़ दे उसको हम बोलते हैं धातु अर्थात मेटल। तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, धन आवेश जिसको कहा जाता है ये आ जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी यही होने वाला है कि धन आवेश अर्थात प्लस चार्ज वाले की संख्या अधिक रहेगी हमेशा, और माइनस अर्थात नेगेटिव चार्ज वाले की संख्या हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। अर्थात धन आयन की संख्या अधिक रहेगी और ऋण आयन की संख्या हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो इस टाइप का जो दोष रहेगा उसको हम बोलेंगे धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट अर्थात धन आयन की संख्या अधिक, इसको मैं बोल सकता हूँ धन आयन की संख्या अधिक, अर्थात कैट आयन अधिक रहेगा और ऋण आयन क्या रहेगा, ऋण आयन कम। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है उसको हम बोलेंगे धातु आधिक्य दोष। अब इसमें पहला आता है ऋण आयनिक रिक्तियाँ अर्थात एन आयनिक वैकेंसी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारा क्या रहेगा, लैटिस रहेगा अर्थात क्रिस्टल जालक रहेगा, उस जालक में जो एन आयन रहेगा उसका जगह खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब सामान्य से बात है कि एक यदि मैं मान लो इस तरीके से कोई क्रिस्टल बनाया हूँ, उसमें 100 मैंने धन आयन लिया है और 100 ऋण आयन ले लिया है, और ऋण आयन का यदि 100 धन आयन तो है ही और साथ में 100 ऋण आयन है, और ऋण आयन में से मैंने एक ऋण आयन का जगह खाली कर दिया तो कितना बचा, 99, और उधर धन आयन कितना है, 100। तो इसी वजह से इसका जो डिफेक्ट है ऋण आयन रिक्तियाँ, ये इसको हम धातु आधिक्य दोष अर्थात मेटल एक्सेस डिफेक्ट में काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैट आयन की संख्या हमेशा अधिक हो जा रही है एन आयन से, यहाँ एन आयन का जगह खाली होगा, इस वजह से धातु आधिक्य दोष हो रहा है अर्थात मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। अब ऋण आयनिक रिक्तियाँ अर्थात एन आयनिक वैकेंसी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एफ सेंटर पढ़ते हैं, जिसको फारवे सेंटर कहा जाता है। ग्रीक शब्द है फारवे, जिसको शॉर्ट में एफ सेंटर कहते हैं। इस डिफेक्ट के कारण होता क्या है कि कोई भी जो कंपाउंड रहता है वो कलर शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एफ सेंटर या एफ केंद्र किसको कहते हैं, इस तरीके से इसके पेपर में पूछे जाते हैं, और कलर शो करता है इसके कारण भी पूछे जाते हैं एफ सेंटर की वजह से। अब इसका गुण क्या है, देखिए इसमें जब एक ऋण आयन अपने स्थान से बाहर निकल जाता है तब यह रिक्ति बनता है। अर्थात ये यदि मेरा क्रिस्टल जालक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का, इसमें ले लिया NaCl। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब ये जो हमारा लैटिस अर्थात क्रिस्टल लैटिस, इसमें Na को Na प्लस और Cl को Cl माइनस इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात इसको मैं बोल सकता हूँ Na प्लस, ये Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, ये Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। अब देखिए सामान्य रूप से यदि देखें जब इसमें कोई डिफेक्ट उत्पन्न ना हुआ हो तो उस समय क्या है, सोडियम देखिए यहाँ पे 2 2 4
2 6 2 8 और क्लोराइड आयन भी क्या है 8 है, अर्थात इनकी संख्या समान है, स्टोइकोमेट्रिक टाइप की है, लेकिन हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप की। अब इस टाइप का यदि मेरा क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, अब इसमें मैं यदि सोडियम को वाष्प डाल दूँ, अर्थात इसके ऊपर मैं कहीं से लेप से सोडियम वेपर या सोडियम वाष्प डालूं, अर्थात इसका स्प्रे करूं या फिर सोडियम वाष्प को इधर से भेजते जाऊं इस क्रिस्टल के ऊपर में, NaCl क्रिस्टल के ऊपर में, तो इससे होता क्या है, इससे जो सोडियम वाष्प रहता है, अब सोडियम वाष्प के रूप में है तो कैसे रहा होगा, सोडियम वाष्प के फॉर्म में जा रहा है, अर्थात ये Na+ इस तरीके से और E- के फॉर्म में जा रहा है। ठीक, अब ये सोडियम वाष्प जब इसके अंदर आता है तो इसमें से एक क्लोराइड आयन को कैप्चर कर लेता है, अर्थात पकड़ लेता है अपने साथ। ठीक है, अब पकड़ लेगा, सपोज कोई भी क्लोराइड आयन मैं ले लेता हूँ, चाहे इसको ले लूँ या इसको ले लूँ या फिर यहाँ का, मैं अपनी सुविधा की दृष्टि से ताकि जो चित्र है वो हमारा अच्छा दिखने लगे, इस तरीके से मैं यहाँ से एक क्लोराइड आयन को ले लेता हूँ। तो ये जो सोडियम रहता है वो इस क्रिस्टल का क्लोराइड आयन को ले लेता है, जो कि मैं क्या रंग में किया था, इसको Cl- ये क्रिस्टल से लिया हूँ, क्रिस्टल जालक से, और ये मेरा हो गया सोडियम प्लस Na+, और ये साथ में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या बना दिया, Na+ और Cl-, ये क्या बना लेंगे, NaCl, इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा, और साथ में बचा क्या, ये इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये कंपाउंड तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अर्थात इस पॉइंट पे ये फिट हो जाएगा E- के रूप में। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये जो हमारा क्रिस्टल है इसको विद्युतीय रूप से उदासीन भी रहना है। अब इसमें मैं यदि सोडियम प्लस की बात करूँ, Na+ की और Cl- की, तो Na+ की यहाँ संख्या यदि देखूँ तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, Na+ की संख्या है 8, अर्थात कैटायन की संख्या, ये आयन है ना, याद रखना है आपको, आयन। और Cl- की यदि संख्या देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ का Cl- तो इसमें आ गया, कैप्चर हो गया, तो इसकी संख्या 7। देखिए स्टोइकोमेट्रिक में समान आता था, केटायन और एनायन समान, यहाँ पे केटायन और एनायन समान नहीं है। देखिए केटायन 8 हो गया, एनायन क्या है 7, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं यदि चार्ज देखूँ, चार्ज, क्योंकि हमको ये जो क्रिस्टल है इसको न्यूट्रल भी रखना है, अर्थात उदासीन रखना है, तो हुआ क्या कि इसके ऊपर मैंने जब सोडियम को वाष्प डाला तो सोडियम इस फॉर्म में इसके ऊपर बह रहा था, Na+ और E- के फॉर्म में, क्योंकि मैं किस सोडियम को हीट करूँगा तो उसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वाष्प के फॉर्म में बदल जाएगा गैस के फॉर्म में, गैसेस स्टेट में इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ये निकलता रहेगा और ये इसके ऊपर उड़ेगा। तो चूँकि ये जो प्लस चार्ज वाला है इसमें आयन इस तरीके से पड़े हुए हैं माइनस चार्ज वाले, तो किसी एक क्लोराइड आयन को कैप्चर कर लेगा, कैप्चर करके इस तरीके से NaCl बना लेगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये चूँकि यहाँ का Cl- तो इसके साथ चला गया, तो चूँकि यहाँ से माइनस आयन चला गया है, तो जो चार्ज की का बैलेंस है, चार्ज अर्थात आवेश का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया, अर्थात असंतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ पे Cl- की कमी हो गई। देखिए 7 8 8 होते तो ये बैलेंस में रहते, तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया, ये जो सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह पे पहुंच गया। ठीक है, अब चार्ज की यदि मैं बात करूं तो देखिए सोडियम में प्लस प्लस की यदि मैं गिनूँ टोटल 8 चार्ज हैं, और Cl- में माइनस माइनस को गिरूँ तो ये 7 प्लस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये 8, अर्थात 8 जो क्लोराइड का चार्ज है वो भी 8 हो गया और सोडियम का चार्ज है वो भी 8 हो गया। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया, और चार्ज को बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जगह पे चला गया, तो इसी सेंटर को हम बोल रहे हैं F सेंटर या F केंद्र। ठीक है, F ग्रीक वर्ड है, F का अर्थ होता है फार्बे, और फार्बे का अर्थ होता है कलर, कलर का अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो ये रंग शो करने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब इस खाली अर्थात ऋण आयन की जगह पे चला जाता है, देखिए जब एक ऋण आयन अपने स्थान से बाहर निकल जाता है तब ये रिक्ति बन जाता है, अर्थात ये खाली जगह बन गया था। अब क्रिस्टल जालक में धन आयन अधिक और ऋण आयन कम हो जाते हैं। देखिए धन आयन अधिक, ऋण आयन कम हो गए, ऋण आयन की रिक्ति को इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है। ये जो खाली जगह था माइनस चार्ज का, कोई भी को हम माइनस को हटा सकते हैं, वो इसके द्वारा, इसके जो प्लस वाले थे इसके चार्ज के द्वारा था, सोडियम जो वेपर था, वाष्प था, उसके द्वारा वो भरा गया, जिससे क्या हुआ,
ये जो भरने की प्रक्रिया है इसी को हम बोल रहे हैं एप केंद्र, अर्थात जो सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, उसको बोल रहे हैं एप केंद्र। और इसी के कारण ये जो कंपाउंड रहेगा सोडियम क्लोराइड वो कलर शो करेगा और ये दिखने लगेगा इस तरीके से पीले कलर का, ठीक है, जो कि जनरली सोडियम क्लोराइड सफ़ेद कलर का दिखता है, लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से ये क्या दिखेगा, पीले कलर का। अब देखिए इससे क्रिस्टल विद्युतीय उदासीन हो जाता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया तो पहले यहाँ पे आयन तो ऐसे थे, ये बैलेंस इनका गड़बड़ा गया, तो बैलेंस बनाने के लिए, अर्थात ये तो कौन सा था, आयन के का बैलेंस था, चार्ज का बैलेंस देखो तो चार्ज भी यही हो गया था 8 और 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब इसके जगह भेजा गया तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, तो इस वजह से चार्ज का बैलेंस क्या है, बराबर हो गया। आयन का बैलेंस बराबर नहीं है चलेगा, क्योंकि हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप पढ़ रहे हैं। ये चार्ज का बैलेंस बराबर हो गया, ये आपको ध्यान देने वाला बात था, कैसे बराबर हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इसको बाहर से रोशनी मिलेगा सूर्य का या कोई भी लाइट मिलेगा, तो लाइट को ये क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो 11th क्लास में हम पढ़ते थे उस टाइप से। ये नीचे इस तरह से ज़्यादा ऊर्जा लेके ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से जब वापस नीचे लौटेगा, एक्साइटेड स्टेट रहता है तो उत्तेजित अवस्था से नीचे, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन छोड़ेगा बाहर। जैसे आग को जलाते हैं या कोयला को जलाया जाता है तो उसमें से क्या है, तेज भभक के साथ रोशनी निकलती है, वैसे ही तो ये जब बाहर से लाइट को अवशोषित कर लेगा, विजिबल लाइट को, अर्थात जो 7 कलर वाले लाइट होते हैं उनको, तो उसके बाद ये क्या है, वापस रिटर्न जब आएगा एक्साइटेड स्टेट से अपने सामान्य अवस्था पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो ये लाइट को छोड़ना स्टार्ट करेगा, इमिट करेगा, जिसको उत्सर्जित करना बोलते हैं। तो वो हमको अलग अलग कलर के रूप में दिखेगा। जैसे ये कंपाउंड हमको दिखता है सोडियम क्लोराइड पीले कलर का, यहीं पे यदि लिथियम क्लोराइड रहता तो गुलाबी कलर का, लेकिन लिथियम क्लोराइड में देखिए, सोडियम क्लोराइड में हमने सोडियम का वाष्प लिया, तो लिथियम क्लोराइड के एग्जाम्पल में हम लिथियम का वाष्प लेंगे, अर्थात वेपर लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड का यदि एग्जाम्पल लेते इसके जगह, तो हम पोटेशियम का वेपर लेते, तो ये याद रखना है। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड या फिर लिथियम क्लोराइड अपनी सुविधा के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायनिक वैकेंसी कैसे जनरेट होता है, जिसको फारबे सेंटर या एप सेंटर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अर्थात इनके सारे पॉइंट याद रखने हैं, एप केंद्र वाले, और कैसे इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा यहाँ का, ये कैसे यहाँ पे पहुँच गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा केटायन या केटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अर्थात अतिरिक्त धन आयन या फिर अंतराकाशी धन आयन। अंतराकाशी धन आयन अर्थात ये जो खाली जगह है, इनमें जो कैटायन है वो फिट हो जाता है एक्स्ट्रा, अर्थात सब में इस तरीके से तो रहते हैं। जैसे मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, क्योंकि सोडियम क्लोराइड या फिर यही इनके एग्जांपल हैं। इसके एग्जांपल की बात करूँ तो मुख्य रूप से यही है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के केस में क्या होता है, इसका जो ये लैटिस रहता है, अर्थात जालक, या जिसको बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक, इसमें जो एक्स्ट्रा धन आयन है अर्थात एक्स्ट्रा केटायन, वो इन खाली जगह पे फिट हो जाते हैं। और खाली जगह पे फिट होने के कारण क्या होता है, इसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। बैलेंस अर्थात केटायन और एनायन वाला बैलेंस या फिर चार्ज वाला बैलेंस। केटायन और एनायन वाला बैलेंस तो गड़बड़ हो ही जाएगा, क्योंकि हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, अर्थात अरस समीकरण मिति जिसमें धन आयन और ऋण आयन कभी बराबर नहीं होंगे। लेकिन हमको इसको चार्ज को बैलेंस रखना है। चार्ज अर्थात इसके आवेश को, और मैं पहले ही बताया आयन अलग है और चार्ज अलग है। चार्ज सिर्फ हमको ये बताता है कि वो कितना अट्रैक्शन या आकर्षण शो करेगा, फिर कितना रिपल्सन या प्रतिकर्षण शो करेगा। और आयन से हमको ये पता चलता है कि कोई भी जो हमारा एटम है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन आया है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन वो खो रहा है। आने वाले के लिए निगेटिव चार्ज रहेगा और खोने वाले के लिए पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आयन और चार्ज का अंतर आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ समझाने का प्रयास किया था कि आयन इनमें अलग अलग थे, लेकिन चार्ज का बैलेंस हुआ था इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो सेम यहाँ भी होगा, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अलग रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड का ये क्रिस्टल लैटिस रहता है, इस पर जब कोई जिंक ऑक्साइड को हीट करके इस वेपर भेजा जाता है, जैसे इसमें हम सोडियम का वाष्प भेज रहे हैं, उसी तरीके से इसमें यदि कोई जिंक ऑक्साइड का जिंक ऑक्साइड इसका कोई वेपर भेजा जाए या वाष्प भेजा जाए गर्म करके, या गर्म जिंक ऑक्साइड को इसमें भेजा जाए, अर्थात इस क्रिस्टल लैटिस में। डायग्राम को आप इस तरीके से बना लेंगे। मैं दोनों को कंपेयर करने के लिए 2 डायग्राम बना रखा हूँ। ये यहाँ से इनका पार्टीशन है, इधर का अलग है और ये वाला अलग है। तो जिंक ऑक्साइड का जो वेपर भेजा जाता है, तो सामान्य रूप से जो जिंक ऑक्साइड है वो इस तरीके से होता है। जिंक ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में होता है और सफ़ेद रहता है। और जब इसको हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है, तो ये गर्म करने पर Zn+2 में टूट जाता है, साथ में ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन हमेशा कभी किसी भी एटम को ऐसा नहीं लिखा जाता, उसको पेयर के रूप में लिखा जाता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसलिए हम इसको बैलेंस कर रहे हैं 1/2 और ये O2। तो ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये है वास्तव में एक ही ऑक्सीजन, लेकिन मैं उसको लिख रहा हूँ ½ O2। ठीक है, क्योंकि जो रूल है वो ये कहता है कि अकेले हमको नहीं लिखना है, क्योंकि अकेले जब किसी एटम को लिखेंगे तो बहुत एक्टिव फॉर्म में माना जाता है
और वो बहुत रेयर केस में लिखे जाते हैं किसी अभिक्रिया को कराने के लिए। ठीक, तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो Zn+2 और हाफ O2 में टूटता है, और साथ में चूंकि ये Zn+2 के फॉर्म में टूटा है आयन के फॉर्म में, तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला किसमें से, इस जिंक से। अब हम इसको हीट करके इसके ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं, और ये जो हमारा क्रिस्टल है ये जिंक ऑक्साइड का ही क्रिस्टल है। ठीक, जो कि पहले सामान्य अवस्था में क्या था, सफ़ेद कलर का था। अब देखिए Zn+2 और जो जिंक ऑक्साइड रहता है वो मुख्य रूप से किस में टूट रहा है, Zn+2 और O2 माइनस में। इस तरीके से वो सामान्य रूप से टूटेगा यदि आयन के रूप में हम उसको तोड़ें तो। लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट कर दें तो इस तरीके से टूटेगा, और जिंक ऑक्साइड को हम हीट करके सफ़ेद वाले को इसके ऊपर प्रवाह कर रहे हैं, तो प्रवाह करने से क्या होता है, इसमें का ये जो जिंक रहता है ये इसके अंदर फिट हो जाता है, बैठ जाता है। अब कैसे फिट होगा वो देखिए। सामान्य रूप से तो हम जिंक ऑक्साइड का लिखते हैं पहले स्ट्रक्चर कि जिंक ऑक्साइड के लिए पहले में क्या आ जाएगा, Zn+2, अगले में आ जाएगा O2 माइनस, फिर Zn+2, ये हो जाएगा O2 माइनस, फिर O2 माइनस Zn+2, O2 माइनस Zn+2, फिर यहाँ पे Zn+2, O2 माइनस Zn+2, O2 माइनस, यहाँ पे O2 माइनस Zn+2, O2 माइनस Zn+2। इस तरीके से हमारा सामान्य क्रिस्टल रहता है। अब ये जो हमारा क्रिस्टल जालक है या क्रिस्टल लैटिस है किसका, जिंक ऑक्साइड का, इसके ऊपर मैं जिंक ऑक्साइड का वाष्प भेज रहा हूँ। कैसे वाष्प भेज रहा हूँ, इसको गर्म करके, गर्म करने के बाद अब इस वाष्प के साथ क्या जा रहा है, Zn+2 हाफ O2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जिंक ऑक्साइड और ये जो जिंक ऑक्साइड रहता है, इनके ये जो खाली जगह रहते हैं उनमें फंस जाता है किसी भी जगह पे। अब किसी भी जगह पे फंस जाता है का अर्थ है कि जैसे इसमें से प्रवाहित मैंने कराया तो जिंक ऑक्साइड जैसे मान लो यहाँ पे फंस गया Zn+2, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो गया। कैसे बैलेंस गड़बड़ हो गया, देखिए इसमें सामान्य रूप से यदि मैं देखूँ तो Zn+2 और O2 माइनस, यदि इनके आयन की संख्या देखूँ तो Zn+2 जो आयन है उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सामान्य रूप से इसके आयन है 8 और O2 माइनस के भी आयन है 8। अब चूंकि इसको मैंने जब वाष्प को भेजा तो Zn+2 की संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या हो गई 9, 8 + 1, और इसकी संख्या अभी भी क्या है, 8 है। ठीक, तो ये अलग अलग हुआ, और यही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का अर्थ है कि धन आयन ऋण आयन कभी बराबर ना हो। तो देखिए ये कभी बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ बाहर से भेजा तो धन आयन इसमें कैप्चर हो गया, इसलिए इसको अतिरिक्त धन आयन बोल रहे हैं, या अंतराकाशी धन आयन। अंतराकाशी अर्थात ये जो खाली जगह है इसको अंतराकाशी बोल रहे हैं, उसमें फिट हो गया। अब चूंकि इसका साथ में धन आयन और ऋण आयन तो अलग अलग हो गए, इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जो चार्ज न्यूट्रलिटी है, अर्थात बोल सकता हूँ मैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल है इसकी जो उदासीनता है, या फिर बोल सकता हूँ बैलेंस है चार्ज का या आवेश का, वो क्या हो गया, भंग हो गया। कैसे भंग हो गया, देखिए जिंक 9 आयन है, यदि मैं चार्ज की बात करूँ अर्थात आवेश की, तो जिंक के ऊपर कितना है, +2 का निशान लगा है। इस तरीके से इसके टोटल 9 जिंक में कितने +2 है, तो 9 × 2 करूँगा टोटल हो जाएगा 18 चार्ज प्लस वाले, और इसकी संख्या कितनी है, 2 माइनस है तो 8 दूनी 16। ठीक है, अर्थात इनको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे आयन और चार्ज का बैलेंस सिखा रहा हूँ, तो स्पष्ट समझ जाइए। ये 18 कहाँ से आया, देखिए ये +2 एक्स्ट्रा आ गया था, बाहर से हमने वाष्प को प्रवाहित किया था, तो इससे एक में +2 है तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पे -2 है, फिर 2 माइनस है तो 8 में 8 दूनी 16। तो ये देखिए चार्ज गड़बड़ हो गया। अब चार्ज गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, Zn+2 के साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी खाली खाली जगहों पे, नज़दीकी खाली जगह पे भरे जाएंगे। नज़दीकी खाली जगह अर्थात ये दोनों खाली जगह हो सकते हैं एक साथ, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी, या फिर ये दोनों, अर्थात इससे लगे हुए कोई भी, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों। तो 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन पैक हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया जैसे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इससे क्या हुआ कि ये जो इम्बैलेंस था चार्ज, अर्थात ये देखिए 18 Zn+2 के अर्थात धन आवेश वाले 18 चार्ज आवेश हो गए थे। धन आयन तो 9 ही है, ठीक है, लेकिन आवेश उसके 18 थे, और ऋण आयन कितने, 8 ही हैं, और आवेश उसके 16 थे। तो इस 16 को 18 बनाने के लिए अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो अब मैं यदि चार्ज की बात करूँ तो 18 तो है ही पहले जैसे, अब ये 16 + 2 इलेक्ट्रॉन और, तो ये टोटल कितना हो गया, 18। तो इस तरीके से 18 ऋण आवेश अर्थात नेगेटिव चार्ज और 18 पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से अब ये हो गया बैलेंस। किसमें, चार्ज में बैलेंस हो गया, लेकिन आयन में वो बैलेंस नहीं है। तो आयन में बैलेंस नहीं है इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और मैं पहले ही बताया कि जितने भी क्रिस्टल हैं वो चार्ज में जरूर बैलेंस रहेंगे, क्योंकि उसको विद्युतीय रूप से उदासीन बनाना है। जितने धन आवेश उतने ही ऋण आवेश, अर्थात जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होने ही चाहिए। जैसे इस केस में भी वही था,
इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होता था बैलेंस करने के लिए, इसलिए एफ सेंटर बोलते थे। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो जिंक ऑक्साइड है जो कि सफ़ेद कलर का रहता था वो अब कलर शो करने लगेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इससे जिंक ऑक्साइड जो क्या था सफ़ेद से जिंक ऑक्साइड पीला दिखता है, अर्थात ये पीले रंग का दिखाई देता है। और ये उल्टा भी हो जाएगा। उल्टा का अर्थ है कि हमने इसको गर्म किया तो ये ऐसा टूटा हुआ है, अब इसको हम मान लो छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए और ठंडा कर देंगे वापस, तो ठंडा जब इसको करेंगे तो ये वापस ये जो प्लस आयन और ये जो ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन है वो सब चले जाएंगे और वापस से वो क्या दिखने लगेगा, सफ़ेद दिखने लगेगा। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा कि एक्स्ट्रा कैटायन या फिर अंतरकाशी धन आयन क्या होता है। और दोनों में देखिए ये जो ZNO है ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है पीले कलर का। पहले क्या था सफ़ेद, जब ये हमने वाष्प इसके ऊपर प्रवाह नहीं किया था तब, और अब ये दिखने लगेगा पीला, किसके, ये अंदर खांचे में अर्थात अंतराकाशीय रिक्ति में बैठने के कारण। तो इसको हम बोल सकते हैं अतिरिक्त धन आयन। अतिरिक्त धन आयन या एक्स्ट्रा धन आयन किस में है, अंतराकाशी में या इंटरस्टिशियल वाइट में या साइट में, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अंतराकाशी मतलब इंटरस्टिशियल होता है। अतिरिक्त धन आयन ये वाला हमने बाहर से किया और बाकी तो सब सेट ही थे इस तरीके से, 8 थे, लेकिन हमने इसको प्रवाहित किया तो 9 हो गया। चार्ज का बैलेंस हमने किया तो इस हिसाब से 18 हो गया, वो 16 है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी साथ में जाएगा, 2 नज़दीकी जगह को भर देगा, वो भी कहाँ, खाली खाली जगह को। तो ये याद रखना है आपको कैसे भर रहा है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ये जो होल बनता था इसको भरता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये खाली जगहों को भर रहा है और आयन इस खाली जगह को। तो दोनों में ये अंतर है। दोनों क्या है, मेटल एक्सेस, दोनों में धन आयन की संख्या हमेशा अधिक है। देखिए यहाँ धन आयन 8 है, यहाँ पे धन आयन की संख्या 9 है, और ऋण आयन वहाँ 8 और ऋण आयन यहाँ पे 7। कहने का अर्थ है कि धन आयन इसमें भी अधिक है, धन आयन उसमें भी, इसलिए इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ एन आयन का जगह खाली हो गया, वहीं इलेक्ट्रॉन घुस गया चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं हुआ है, यहाँ पे धन आयन आ गया है अर्थात पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया है, तो चार्ज का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। इस तरीके से देखिए 18 हो गया था चार्ज और यहाँ 16, और उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये खाली खाली जो 20 की स्पेस है, नज़दीकी स्पेस, उसमें चले गए हैं। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, अर्थात जिसमें धन आयन की संख्या कम हो जाए, इस टाइप का जो डिफेक्ट है उसको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम धातु आधिक्य के दोष के बाद हम देख रहे हैं धातु न्यूनता दोष अर्थात मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में होता क्या है कि यहाँ पे जो कैटायन है उनकी संख्या हमेशा कम रहती है, डिफिशियंसी का अर्थ कम ही होता है। ठीक, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके पहले में जो हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा था, वहाँ कैटायन अर्थात धन आयन की संख्या हमेशा अधिक रहती थी, यहाँ कैटायन अर्थात धन आयन की संख्या हमेशा कम रहेगी। अब कम रहेगी क्यों, क्योंकि धन आयन अपने जगह से परमानेंट हट जाएगा या फिर किसी के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस अर्थात विस्थापन कर दिया जाएगा, अर्थात कोई उसके जगह को हटाकर दूसरा उसकी जगह ले लेगा। ठीक, अब ये जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है इसमें धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या से अधिक होते हैं। किनके द्वारा दिया जाता है, ये स्पेशली दिया जाता है संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा। ये डी ब्लॉक के तत्वों का स्पेशल गुण होता है कि उनकी सबकी ऑक्सीकरण अवस्था या फिर बोल सकते हैं वैलेंसी या फिर संयोजकता वो हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए उनको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं सबके सब क्या है, मेटल है अर्थात धातु हैं। और धातु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना लेते हैं अर्थात कैटायन बना लेते हैं, इसलिए वो धातु हैं। तो मेटल डिफिशियंसी में क्या है, धन आयन की संख्या कम, ऋण आयन की संख्या हमेशा अधिक होती है। अब ये संक्रमण तत्वों के यौगिकों के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो संक्रमण तत्वों के कोई भी यौगिक बनते हैं, जैसे स्पेशली इनके एग्जाम्पल ये है आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड या फिर निकिल ऑक्साइड, ये 3 ही एग्जाम्पल मुख्य रूप से हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन ये 3 ही आते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब हम डोपिंग पढ़ लेंगे या फिर पी टाइप का पी और एन टाइप का हम सेमीकंडक्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं इजीली आपको बता दूंगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस रहता है अर्थात क्रिस्टल जालक रहता है, उसमें जो कैटायन रहता है कुछ, चूँकि कैटायन और एनायन की संख्या हमेशा जो क्रिस्टल लैटिस रहता है उसमें हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन कुछ कैटायन क्या करते हैं किसी समय, अब चूँकि डिफेक्ट कब उत्पन्न होता है, या तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर कोई इम्प्योरिटी इसमें मिक्स हो जाती है अर्थात अशुद्धि मिक्स रहती है, इस वजह से ये डिफेक्ट अर्थात दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि किसी समय जो कुछ कैटायन रहते हैं या धन आयन वो अपने आप अपना जो ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर रहता है उसको बढ़ा लेते हैं, अर्थात जो पहले कम थे, जैसे धन आयन +2 थे वो +3 बन जाते हैं, या फिर +1 थे वो +2 बन जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि असंतुलन बनने का डर रहता है क्रिस्टल जालक में, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। असंतुलन इसलिए नहीं रहता क्योंकि कुछ कैटायन अपना ऑक्सीकरण अंक बदल के ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बदले में क्या है, जितने जगह से वो जो कैटायन पहले कम वाले थे उनको हटा दिया जाता है, अर्थात उनका जगह पूरा वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे वास्तव में होता है। इसके बाद है किसी धातु आयन
कुछ धातु आयन अधिक ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ वास्तव में, इसको आप नोट कर लेंगे। क्रिस्टल जालक के दूसरे आयनों को हटाकर उनका जगह लेते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो क्रिस्टल जालक रहेगा उसमें से कुछ मेटल या धातु आयन अपना ऑक्सीकरण को बढ़ा लेंगे और वो दूसरे कम ऑक्सीकरण वाले को हटाकर उसका जगह ले लेंगे। ठीक, अब इससे कुछ धन आयन की जगह खाली हो जाती है, क्योंकि हटाएंगे तो उस समय चार्ज का बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, कुछ जो धन आयन या केटायन का जगह है वो स्पेस खाली हो जाएगा, अर्थात वो एक प्रकार से होल बन जाएगा या फिर रिक्ति बन जाएगा। तो उसमें कुछ आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाने से क्रिस्टल विद्युतीय उदासीन बना रहता है। कहने का अर्थ है कि होल बन जाएगा तो उससे ये नहीं है कि जो हमारा क्रिस्टल है वो असंतुलित हो गया, इम्बैलेंस हो जाएगा। उसमें संतुलन बना रहता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक जब बढ़ा लेते हैं तो उसमें चार्ज का भी बैलेंस हो जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल है अपने, अब इनको मैं यदि आयनों में तोड़ूँ तो ये जो है ये Fe+2 और ये O2- में टूट जाता है। इसको यदि मैं बात करूँ तो ये भी Fe+2 और H2- में टूटता है। इसकी यदि मैं बात करूँ तो ये Ni+2 और O2- में टूट जाता है। मैं सिर्फ ये एग्जांपल ले रहा हूँ FeO अर्थात फेरिक ऑक्साइड का, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपको सुविधा के लिए इसको आयनों में तोड़ रखा हूँ, Fe+2 और H2- अर्थात ये अलग अलग। अब देखो इसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इनमें, अर्थात जो हमारे लेटिस पॉइंट है उनमें Fe+2 और O2-, अल्टरनेशन में लिखना है ये Fe+2 O2-, Fe+2 O2-, अब ये फिर O2-, Fe+2 O2-, Fe+2 फिर Fe+2 O2-, Fe+2 O2-, O2-, Fe+2 O2-, Fe+2, इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो आयरन है उनकी संख्या 2, इसमें 2 4, ये 2 6 और 2 8, 8 आयरन है और 8 ऑक्सीजन है। इसमें अभी कोई डिफेक्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये जो लेटिस पॉइंट है, जो एटम है, आयन है, इनके जगह बदलने वाला है या फिर इनके जगह कुछ ना कुछ होने वाला है गड़बड़। ठीक, अब इसमें चूंकि ये जो आयरन है ये डी ब्लॉक का तत्व है और ये अपना ऑक्सीकरण अंक बदलेगा। अब कैसे बदलेगा ये देखिए, यहाँ पे इसकी यदि मैं केटायन और एनायन की संख्या इस लेटिस में देखूँ, ये आयरन ऑक्साइड के लिए है, तो इसमें मैं Fe+2 और O2- इनको यदि देखूँ तो इनका जो आयन है, ठीक है, अभी इसमें आयन की संख्या कितनी है, अभी इसमें आयन 8 है और ऑक्सीजन आयन की संख्या कितनी है O2-, इसकी भी संख्या 8 है। ठीक, टोटल 16। ठीक, 2 इसमें 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, वैसे ही 8 O2- है। ये तो आयन हो गए। चार्ज की यदि मैं बात करूँ, चार्ज की, तो ये 8 है तो इसके ऊपर प्लस, तो 8 दूनी 16 प्लस चार्ज वाले, 8 दूनी 16 माइनस चार्ज वाले, अर्थात ये अभी बैलेंस में है। अब कुछ समय बाद ऐसा होता है, अर्थात किसी समय इसमें डिफेक्ट उत्पन्न होता है। डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो उस समय क्या होगा कि इसमें से कोई भी जो मेटल आयन रहते हैं वो मेटल आयन अपना ऑक्सीकरण अंक बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं, जैसे ये +2 वाले हैं, जैसे कोई भी मैं आयरन को ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी को ले लिया, ये +2 वाला है तो ये अपना ऑक्सीकरण अंक बदल के +3 कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो क्योंकि जो अपना संक्रमण तत्व है उनका गुण ही है कि ऑक्सीकरण अंक को बदल लेना। तो ये Fe+2 से हो गया +3 और इसी समय एक और बदल गया, मैं इसको बदल देता हूँ Fe+3, किसी को भी बदल सकते हैं ये इस तरीके से। तो 2 आयन बदल गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, इसमें बैलेंस गड़बड़ इस तरीके से हो गया कि यहाँ +2 था और यहाँ भी +2 था। अब +2 के रूप में मैं काउंट किया था तो टोटल जो धन वाले चार्ज थे वो 16 हो गए थे, लेकिन यहाँ +3 कर दिया, यहाँ भी +3, तो दोनों जगह क्या बन गया, एक एक की संख्या बढ़ गई। तो 16 के बाद ये क्या हो गया, 18 हो गया चार्ज। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, अर्थात विद्युतीय रूप से उदासीन नहीं है। इसको आप काउंट कर सकते हैं इजीली। देखिए 2 को मैं हरे कलर से दिखाया हूँ, बाकी को रेड कलर से। तो जो 8 में से 6 हैं जो आयरन है वो Fe+2 वाले हैं और 2 को मैं कर दिया हूँ Fe+3। ठीक है, जिसके कारण यहाँ 16 की जगह क्या हो गया 18 से 18 हुआ है। यहाँ पे देखिए Fe+2 इनकी यदि संख्या मैं गिनूँ इसमें तो अभी इनकी संख्या है 6, Fe+3 इनकी संख्या है 2। अब देखिए इसमें 6 दूनी 12 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे टोटल चार्ज। ठीक है, किसके, प्लस आयन वाले। और ऋण आयन वाले तो अभी भी इतना ही है 16, O2- की संख्या 8 है इस वजह से। ठीक, तो ये क्या है, इनका जो बैलेंस है अर्थात संतुलन है विद्युतीय रूप से जिसको उदासीन होना चाहिए वो हो जाता है गड़बड़। अब गड़बड़ होने को ठीक करने के लिए क्या होता है, इसमें से कोई भी एक आयरन अपनी जगह को छोड़ के परमानेंट गायब हो जाएगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ये होगा कि, उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे हुआ था। अब मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। अब ऐसा होने से ये होगा कि जो आयरन की संख्या है, अब पहले था आयरन 8, अब आयन की यदि मैं बात करूँ Fe+2 की, तो Fe+2 की संख्या अब कितनी होगी, देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। Fe+2 आयन की संख्या है 5। ऑक्साइड आयन है
वो अभी उतना ही है, इनका संख्या यही 8 है, आयन का संख्या, अर्थात ये 8, और चार्ज की बात करूँ तो ये अपना 16 है ही, ऑक्साइड में कुछ नहीं हुआ है। आयन 5 हो गए। चार्ज की यदि बात करूँ तो +2 वाले 5 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ये इसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या बात है, यहाँ ध्यान ये देना है आपको, आयन केट आयन की संख्या कम हुई, एन आयन की संख्या अधिक हो गई, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। मतलब केट आयन जो आयन थे उनकी संख्या यहाँ पे 5, लेकिन ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो Fe+2 के लिए था, यदि यही चीज़ मैं Fe+3 के लिए बनाऊँ, Fe+3 के लिए, तो Fe+3 का यदि मैं आयन देखूँ इसके सीधे में सीधा लेते हुए, देखिए Fe+3 की संख्या कितनी है 2, तो इसके 2 आयन हैं। और इसके यदि चार्ज की बात करूँ तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब देखिए आयन कितने हो गए टोटल, ये 5 और ये 2, तो टोटल 5 2 7 आयन हो गए किसके, धन आयन वाले, और 8 कितने हैं ऋण आयन वाले। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे कि कैसे है, अर्थात Fe+2 इनकी संख्या अपना 5 है और Fe+3 इनकी संख्या 2 है, तो इस तरीके से ये 7 हो गया। और O2- इनकी संख्या तो 8 है ही, तो 7 धन आयन और 1 मतलब 8 ऋण आयन। तो धन आयन की संख्या ऋण आयन की अपेक्षा क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। पहले जो बताया थोड़ा सा अधूरा था, ये कंप्लीट है, 5 और इसको मिला के 2 7, क्योंकि 2 आयन अपने आप को बदल दिए। और बदलने से क्या हुआ, इसमें अब चार्ज की यदि मैं बात करूँ तो चार्ज न्यूट्रलिटी कैसे बराबर रही, ये देखिए चार्ज यहाँ पे 10, 5 में से 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ तो ये 16 है ही। अभी देखिए यहाँ पे 6, तो ये देखिए इसको मैं यदि आपस में जोड़ दूँ, क्योंकि ये धन आयन वाला ही है ना, Fe+2 और Fe+3, तो ये चार्ज कितने हो गए 16, अर्थात ये देखिए धन आयन वाले कैसे चार्ज 16 हो जाएंगे, ये 5 दूनी 10 और ये 3 3 6, ठीक है, चार्ज है 16 और इसके भी चार्ज कितने हैं 16, तो ये चार्ज में बैलेंस हो गया, अर्थात पॉजिटिव चार्ज 16 और नेगेटिव चार्ज भी 16, जिसको मैं राउंड करके बनाया हूँ। और आयन की यदि मैं बात करूँ तो आयन अलग है, यहाँ पे आयन ये पॉजिटिव आयन 7 और ये एक खाली बंद हो गया, और निगेटिव आयन ये है अपने 8, जिसको रेड कलर से दिखाया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे चार्ज की बात करूँ तो चार्ज यहाँ पे हो गया 16, प्लस वाले दोनों को मिक्स करके +3 और +2 को, ये +2 था इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है, 5 संख्या था इसलिए 5 दूनी 10, यहाँ +3 था संख्या 2 था इसलिए क्या हो गया 3 दूनी 6 चार्ज। तो चार्ज और आयन अलग अलग होते हैं, चार्ज हमेशा बैलेंस रहेंगे, आयन अलग हो गए। तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट था, जिसमें केट आयन की संख्या हमेशा कम, यहाँ केट आयन कितने 7 और एन आयन कितने हैं 8, तो ये कम हो गया। अब ये जो खाली जगह बचा इसको कहेंगे हम लोग रिक्ति, इसको कहेंगे हम लोग धन आयन रिक्ति। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। अब इसमें देखिए इसमें अंतर बहुत कम रहता है धन आयन और ऋण आयन के बीच में। जैसे ये आयरन है तो आयरन हमको आयरन ऑक्साइड इसका रेशियो ऐसा मिलता है, आयरन इसका जो रहता है डाटा वो 0.95 रहता है और ये ऑक्सीजन का रहता है, अर्थात ऑक्सीजन का 1 अणु और आयरन का 0.95 अणु ऐसा होता है ये वास्तव में, ठीक। तो ये मतलब ये फ्रैक्शन दशमलव में आ जाता है ये, अर्थात रेशियो जैसे 1 ऐसा देखने को जो दिख रहा है वो वास्तव में ऐसा नहीं होता है, 0.95 रहता है। इनको राउंड फिगर में हम 1 मान के चलते हैं, लेकिन जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0.95 और ये 1, ये दोनों का क्या क्या अनुपात हो गया, फिर दोनों का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट अर्थात अशुद्धता दोष, जिसमें हम डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे और P और N टाइप का अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कैसा उपयोग होता है और वो कैसे बनाए जाते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।